तो क्लास 9th का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट बी का क्वेश्चन है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शॉप इज डन बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड winnowing. Option A is the answer of question number 1. Next is which organism caused AIDS? ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म से एड्स होता है? प्रोटोजोआ, अ बैक्टीरिया, अ वायरस एंड एल्गे। तो एचआईवी से एड्स होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसका आंसर होगा आपका सी, दैट इज वायरस। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये हमने क्लास में पढ़ा है अच्छे तरीके से। तो मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप कॉन्टैक्ट में आते हो किसी ऑब्जेक्ट के और उस पर फोर्स लगाते हो, तो ठीक है, तो अपना मस्कुलर फोर्स लगाते हो तो वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Vaccines are made up of. Vaccines are made up of. Vaccines किससे बनते हैं? Drugs, weak or dead organisms, viruses and chemicals. So here option B will be the answer, weak or dead microorganisms. Okay. Next is an example of fossil fuel is animal waste, wood, coal, all of these. So simply here is the answer is C. Coal will be the example of फॉसिल फ्यूल। कोल जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल होगा, ये भी हमने पढ़ा है क्लास में। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन ईयर 1857। ये क्वेश्चंस भी हमने क्लास में कर रखा है। हु डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन? लुइस पैस्चर। ओके, ऑप्शन ए, लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड द fermentation in year 1871. Next is question number 7. Which type of cell in the eye is sensitive to dim light? ये मैंने आपको एग्जाम के 2-3 दिन पहले ये लाइट चैप्टर पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि हमारे आंख में 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, जो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, मतलब लाइट में क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव होते थे। एक होता है कोन सेल एंड एक होता है रॉड सेल। कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट्स और कलर्स। ठीक है, कौन सेल जो है वो कब एक्टिव होते हैं? जब आप बहुत ज्यादा रोशनी में हो, दिन के टाइम में मोस्टली बहुत ज्यादा रोशनी में हो, या कलर्स आपको जो नजर आते हैं वो कौन सेल की हेल्प से आते हैं। एंड रॉड सेल्स आर सेंसिटिव इन डीम लाइट। ठीक है, जहां पे रोशनी कम होगी तो आपका जो रॉड सेल होता है आंखों का, वो क्या होता है, सेंसिटिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और आप अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा क्या होते हो, देख पाते हो। ओके, next page. Question number 8. What is the following fibers is used for making parachute? मैम 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर rod cell. Option B. Option B will be the answer of question number 7. मैंने पढ़ाया है, लाइट हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था ना कि there are 2 types of cells in our eye. एक होता है कॉन सेल, एक होता है रॉड सेल। ठीक है, कॉन सेल जो है वो लाइट में, ज्यादा लाइट में, ब्राइट लाइट में आपका कॉन सेल एक्टिव होता है, और रॉड सेल जो है वो आपका लाइट में, डीम लाइट में एक्टिव होता है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, रॉड सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following fibers is used for making parachute? तो ये हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर किया था, है ना। तो हमें पता है, हमने सारे इनके बारे में, फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइलॉन। नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स। नेक्स्ट इज विच पोर्शन ऑफ आई गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर? ये हमने लाइट में ही, ये चैप्टर में, लाइट चैप्टर में ही ये किया है, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ आईज पढ़ा था, ह्यूमन आई पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था। तो आइरिस is that part of the eye that gives us the distinctive color. Distinctive color मतलब आंखों के, जो सबकी आंखों के अलग अलग कलर्स होते हैं ना, किसी का ब्लू होता है, लाइट ब्लू, किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्लैक होता है, मोस्टली ब्राउन होता है। तो ये आपको कैसे मिलता है, ये डिसाइड करना, आंखों के कलर को देना, ये कौन सा सेल करता है या कौन सा पोर्शन करता है हमारी आंखों का, आइरिस। ओके, आयरन गिव्स अस द, आइरिस गिव्स अस द
distinctive color of our eye. Option C. Okay, let's go to the next page. Question number 10. Oxides of non-metals are neutral, basic, acidic, none of this. ठीक है, तो oxides of non-metals are acidic in nature. Okay, non-metal के का जो oxide होता है वो acidic होता है nature में. Okay, next question number 11. The brightest star in the sky is Sirius. Option A, and option C is the answer of question number 10 and 11. Okay, next question number 12. In today's world where water is a scarce resource, ठीक है, आज के जमाने में क्या है, पानी की बहुत scarcity है, पानी की कमी हो रही है. Which among the following irrigation method is most feasible and sustainable? तो कौन सा इरिगेशन का मेथड होगा जो कि सबसे क्या होगा, अच्छा भी होगा, आसान भी होगा और ज्यादा वेस्टेज ना हो पानी की, बहुत कम पानी में भी बहुत अच्छे से इरिगेशन हो जाए. तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट ये पढ़े हैं, हमने इरिगेशन के मेथड्स पढ़े हैं. स्प्रिंकलर सिस्टम आपको पता है, वो ऊपर से भी पानी जाता है ना, उस ऊपर से पानी पूरा फव्वारे की तरह होता है और प्लांट्स में पड़ता है. नेक्स्ट इज चेन पंप जो गोल चक्री होती है और जाती है. ट्यूबवेल भी आपका उसी तरह का होता है जो कुएं से पानी खिंचाएगा और आपका जाएगा. ड्रिप सिस्टम, तो इसका आंसर होगा ड्रिप सिस्टम, ऑप्शन डी. क्यों? ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि आपका पाइपलाइन बिछी होती है खेतों में, ठीक है, और वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, वाटर डायरेक्टली रूट्स में पानी जाता है, ठीक है, और उतने अमाउंट में जाएगा जितना कि उस प्लांट को जरूरत है. तो ड्रिप सिस्टम इज बेस्ट फॉर टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, जहां पानी की इतनी कमी है, तो ड्रिप सिस्टम जो इरिगेशन का ड्रिप इरिगेशन होता है वो बेस्ट है आज के जमाने के हिसाब से. ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा कि आपका बूंद बूंद करके पानी डायरेक्टली रूट में जाता है और उतना ही पानी जाएगा, ठीक है, जितना कि उसको उस प्लांट को जरूरत है. एक्सेस पानी नहीं जाएगा, ऊपर से देने की जरूरत नहीं, मोस्टली रूट्स को ही जरूरत होती है पानी की, ठीक है. तो आप ऑप्शन डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज coal, charcoal, coke, या all of these. So here is the answer A. Answer A is the answer. Coal is the purest form of carbon. Okay. Let's go to the next page. Question number 14. Wood pulp is used for preparation of. Wood pulp जो है वो किस चीज में यूज होता है, किस चीज को बनाने में? तो ऑप्शन A is the answer. Polyester is made from wood pulp. Okay, option A. Next is PCRA stands for. PCRA stands for. Yes. मैम इसका राइनॉन होगा, डी होगा. नहीं, पॉलिस्टर होगा. पॉलिस्टर बनाया जाता है वुड पल्प से, ठीक है, नायलॉन नहीं होगा. नेक्स्ट इज पीसीआरए. पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए का फुल फॉर्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन. हमने साउंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि साउंड का लाउडनेस किस पे डिपेंड होता है? एम्पलीट्यूड पे. ऑप्शन बी. साउंड का जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. द सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिलीज्ड बाय कंबशन ऑफ कोल इन एयर में लीड्स टू. ठीक है, जो आपका पार्टिकल्स, जब कंबशन होता है, कोल को आप जलाते हो, कोयले को आप जलाते हो, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो जलेगा, तो जो पार्टिकल्स रिलीज होंगे वो क्या होंगे? मतलब उससे जो उसके गैस से जो धुआं उड़ेगा, उससे क्या बीमारी हो सकती है? उसके जो पार्टिकल्स उड़ते हैं या गैस फॉर्म होगा उसके पार्टिकल से, आपको कौन सी बीमारी या नुकसान हो सकता है? गोइटर, आर्थराइटिस, अस्थमा या बोन कैंसर? तो आपका ऑप्शन सी इज द आंसर, अस्थमा. ठीक है, अस्थमा की बीमारी हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडिल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड द जोन ऑफ. जो मिडिल जोन होता है कैंडल फ्लेम का, उसे क्या कहते हैं?
spontaneous, rapid, partial or complete? तो option C is the answer. ठीक है, it is partial. It is called partial. Next is choose the correct statement. यहाँ पे कुछ statements लिखे हुए हैं और आपको बताना है which is correct. Ribosomes are located on chromosome. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है. राइबोसोम जो है वो सेल में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. नेक्स्ट इज सेल इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन सेल. यहाँ पे स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया है तो ये भी गलत हो गया. सेल जो है, न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर होता है, सेल न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस. तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो मोस्टली सेल्स में होता है बट हर सेल में नहीं होता. ये पाया जाता है ऐसे टिश्यू में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट या फाउंड इन फोटोसिंथेसिस टिश्यू. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल. दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4. तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1, 2 and 3. These threes are wrong. 1 and 2, 3 and 4 and lastly है only 4 जो कि D ऑप्शन है. तो ऑप्शन D will be the answer of 19. Question number 19. ठीक है कि only 4 option is correct. Cell membrane surrounds the cell. Okay, let's go to the next page. Next question is when two forces act in a opposite direction, when two forces act in opposite direction, then net force acting on it. जब दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाए तो आपका जो नेट फोर्स होता है वो कैसा होता है. तो आप, मैंने पढ़ाया था फोर्स चैप्टर, तो उसमें मैंने बताया था ना कि एक बॉक्स है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक बॉक्स है, एक राइट साइड से फोर्स लगा रहा है, एक लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रहा है. तो उन दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट होता है ना. तो हम उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं. ठीक है, तो आपका निकल जाएगा. अगर बराबर फोर्स लग रहा है तो वो सबट्रैक्ट होके कैंसिल हो जाएगा. अगर ज्यादा कम लग रहा है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, वहां पे डिफरेंस निकालते हैं. ओके, तो हियर इज द आंसर बी. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. नेक्स्ट इज colored organ cell which are found in plant only are. ठीक है, ऐसा कौन सा ये है ऑर्गन है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और वो कलर्ड ऑर्गन है. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का होगा प्लास्टिड्स. ओके, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क, फोर्स और प्रेशर. हमने पढ़ा है साउंड इज अ टाइप ऑफ energy, option A. Okay, let's go to the next page. Okay, so next question is question number 23. Cell was discovered by Robert Brown, Robert Hooke, John Mendel or Charles Darwin. So here is the answer, Robert Hooke. Cell is discovered by Robert Hooke. Okay, next is option B. Next is CNG and LPG are the examples of solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels. Yeah, they are not fuels. So they are fuels. They are the examples of gaseous fuels. ठीक है, option C is the answer. Next question is 25. Distilled or pure water is good conductor of electricity, poor conductor of electricity, both A and B, या none of these. तो ये हमने पढ़ा है chemical effect of electric current में कि डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर. डिस्टिल्ड वाटर किसे कहते हैं, जिससे बिल्कुल ही नमक को क्या कर दिया जाए, फिल्टर कर दिया जाए, नमक को बिल्कुल हटा दिया जाए. तो वो वाटर आपका क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी. ठीक है, वो बिल्कुल पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है. So the first question of mathematics, that is 26, is another term used for reciprocal of a number is. Reciprocal के लिए कोई another term जो use हो सके, additive inverse, multiplicative inverse, negative of a number या none of these. तो option B will be the answer. ठीक है, multiplicative inverse is the right answer. Okay, let's go to the next page and next question. Question number 27. Dash rational number lies between any two given rational number. ठीक है, तो two rational number lie between
एनी टू गिवन रैशनल नंबर, वन रैशनल नंबर, या काउंटलेस या काउंटेबल। तो ये भी हमने पढ़ा है। काउंटलेस रैशनल नंबर या इंफिनिटी हमने पढ़ा है कि इंफिनिटी नंबर्स जो है वो दो नंबर्स के बीच में इंफिनिटी नंबर्स ऑफ या काउंटलेस नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, एक सेकेंड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 8x is equals to 20 plus 3x। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, 3x इधर आएगा तो वो 8x के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद फिर वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो 5x हो जाएगा, है ना। माइनस करोगे 8x में आप 3x तो वो 5x हो जाएगा। देन x को इधर ही रहने देंगे, 5x जो है वो 20 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, तो 28 का आंसर will be option A. Okay, option A is the answer. Next question is the sum of three consecutive multiples of 11 is 363. Then multiples will be ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिए हैं और पहले हमने क्लास में भी डिस्कस किए हैं। The sum of three consecutive multiples, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले let the three numbers be x, x plus 1 एंड x प्लस 22। ठीक है, यहाँ नीचे में लिख रही हूँ मैं। तो 22 हमने क्यों लिया, क्योंकि जो आपका मल्टीपल होता है 11 का वो क्या क्या होगा, 11, 22, 33। तो हमने फर्स्ट नंबर जो लिया वो x था, नेक्स्ट नंबर लिया x प्लस 1 और उसका थर्ड नंबर जो है कंसेक्यूटिव टर्म ले लिया x प्लस 22। अब तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, वेट अ सेकेंड, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे x plus 1 plus x plus 22 is equals to 363। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा, 3x and 22 plus 1 will be 23। ऐसे करके जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, x को इधर ही रहने दोगे और 33 को उधर ही ले जाओगे। ऐसे करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर विल बी 29 का आंसर होगा आंसर बी। एक सेकेंड, ऑप्शन ए 27 का एंड ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 110 आएगा, 121 एंड 132। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 when the highest power of the variable appears in the expression is 1। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में हमने इक्वेशन और एक्सप्रेशन पढ़े हैं, क्या क्या होते हैं, है ना। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगा, तो हमने इस पे पूरा चैप्टर पढ़ा है, दैट इज लीनियर इक्वेशन। हमने इक्वेशन पढ़ा है, बट यहाँ पे पूछ रहा है अगर किसी एक्सप्रेशन में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो बस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को आप एक्सप्रेशन में चेंज कर दें। तो लो अगर किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, और एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आर। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कितने राइट एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम एक एंगल 90 तो ऑब्वियसली होगा राइट एंगल में, बट दो एंगल करेंगे अगर राइट एंगल तो वो 180 दो ही एंगल से हो जाएगा, और तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि सिर्फ एक एंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल, जो कि वन ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बताइए जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन बी रोम्बस विल बी द आंसर। पैरेललोग्राम बोला है इसीलिए हमने रोम्बस लिया, स्क्वायर नहीं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्क्वायर होगा बट स्क्वायर नहीं होगा, पैरेललोग्राम है तो रोम्बस होगा। Next question is 33. Pictograph is a pictorial representation of data. Representation of data using bars. Pictorial representation of data using bar या none of these. So pictograph is a pictorial representation of data. Option A. Okay, let's go to the next page and next question. Question number 34.
outcomes of an experiment are equally likely if each has, किसी भी आउटकम किसी भी एक्सपेरिमेंट का इक्वल हो सकता है, लाइकली हो सकता है जब डैश चांस ऑफ ऑकरिंग, तो इक्वल कब हो सकता है जब सेम चांस ऑफ ऑकरिंग हो, है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, next question is 35. If 66,667 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपका ये नंबर दिया हुआ है, देन यहाँ पे 6,66,672 का स्क्वायर कितना होगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, next question is square root is the inverse operation of, स्क्वायर रूट जो है वो उल्टा होता है किस चीज का, स्क्वायर का, है ना। स्क्वायर रूट किसका निकाला जाता है, स्क्वायर का, सिंपल सी बात है, बस इसको थोड़ा टफ लैंग्वेज में लिख दिया है, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए, ओके इसका भी ए होगा थोड़ा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द स्क्वायर ऑफ -9 इज, -9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 9 जा 81, ठीक है, एंड माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको नजर आ रहा है, आपको याद होगा अगर क्यूब तो ऑप्शन सी। ठीक है, 8 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ अ 6 डिजिट नंबर इज, जी मैम ये तो 2 का क्यूब है ना, 8 2 का क्यूब तो मैम 2 का क्यूब तो 8 है। यस मैम 2 का क्यूब है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर मैम इसका 38 आंसर राइट, 9 होगा। सॉरी आई एम सॉरी, क्वेश्चन ऑप्शन 9, सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, ऑप्शन बी, हाँ 2 का क्यूब है 8, 9 विल बी द राइट आंसर। ओके, चलें, आप लोग का एग्जाम अच्छा गया है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर के क्यूब रूट में कितने नंबर्स होंगे। यहाँ पे अगर आप 6 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, 6 डिजिट नंबर, कोई भी 6 डिजिट नंबर ले लें, उनका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो वो कितने डिजिट्स का होगा। ठीक है, तो कितने डिजिट्स का हो सकता है, बताएं कोई, कुछ पूछना है मैम। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 38 में मैम 9 क्यों होगा मैम, क्योंकि 9 किसी का क्यूब नहीं है, इसीलिए 9 होगा। ठीक है, 9 स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ना, क्यूब तो नहीं है, यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब। ओके जी मैम। नेक्स्ट इज ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, जब आप 6 डिजिट्स का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमेशा उसका आंसर जो डिजिट्स में नंबर आएगा वो 3 डिजिट्स का होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, गीता सेव्स ₹400 from her salary. If this is 10% of her salary, then her salary is, अगर 400 रुपए वो अपने सैलरी से क्या करती है, बचा के रखती है, और मान लो कि ये 400 रुपया कितना है, 10% है उसकी सैलरी का, तो उसकी सैलरी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द सैलरी बी एक्स। ठीक है, हमने सैलरी को एक्स ले लिया, तो 10% ऑफ सैलरी, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 400, है ना, होगा। तो ये आपका फिर x इधर ही रह जाएगा, वो उधर हो जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 400 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, तो ये 0 0 कट हो जाएगा। ठीक है, और आपका बच जाएगा 400 इंटू 10, तो 4000, तो x का वैल्यू 4000 आ गया, तो x हमने क्या माना था, सैलरी। ठीक है, लेट सैलरी बी x, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दैट इज 4000। तो गीता की सैलरी कितनी है, 4000, और 4000 का 10% ही 400 है जो वो सेव करी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज एसटी मीन्स,
सेलर टैक्स, सेल्स टैक्स, सोल्ड टैक्स, नन ऑफ दीज। तो आपने इन तीनों टैक्स में एक ही टैक्स का नाम सुना होगा, दैट इज सेल्स टैक्स। ओके, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द कांस्टेंट टर्म। माइक प्लीज ऑफ कर दे जिनका भी माइक ऑन है, फिर मेरी आवाज सही से नहीं जाएगी आप लोगों को। जिनका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दे। Next question is the constant term in an expression is 3 plus 5x square plus 4x. किसी भी टर्म का constant term हम किसे कहते हैं? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। तो इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में किस टर्म के साथ या किस इसके साथ वेरिएबल नहीं है? 3 के साथ। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। वेरिएबल कांस्टेंट, किसी भी एक्सप्रेशन का वेरिएबल कांस्टेंट वो होगा जिसके साथ कोई किसी भी एक्सप्रेशन का टर्म कांस्टेंट तब होता है जब उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट मींस कि 3 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वो एज इट इज रहेगा। बाकी आपका 5 स्क्वायर है प्लस 4x वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑन सब्ट्रैक्टिंग a माइनस बी फ्रॉम a प्लस बी we get, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो you will get the answer 2b, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ, तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, दैट इज 2b। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एक्सप्रेशन फॉर 5 टाइम्स ऑफ y to which 3 is added. 5 टाइम्स ऑफ y that is 5y and 3 is added plus 3, तो ऑप्शन b will be the right answer, 5y plus 3। Next page and next question. Okay, if x minus y is equals to 8 and xy is equals to 12, then the value of x square plus y square. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि if x minus y is equals to 8, x minus y को क्या मान लिया है? 8, and xy is equals to 12 and x multiplied by y is equals to 12, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपकी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में है। आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे? x प्लस वाई किस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किस आइडेंटिटी के फॉर्म में है? a स्क्वायर प्लस, इसको हम इस फॉर्म में कर सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना? और फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई है तो हम एक्स वाई ही लेते हैं। ठीक है, x, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, करेंगे तो हमें जो है 2xy का वैल्यू पता है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की जगह हम 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है ना? ठीक है, तो xy का वैल्यू हम ले लेंगे क्या? 12, 12 2 जा 24। ठीक है, फिर आपको समझ आ रहा है ये? यस मैम। ओके, ठीक है, तो जब आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन था इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड xy इज इक्वल्स टू 12 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमने क्या किया? x प्लस या a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में डाल दिया। पहले से क्या किया? अलग अलग पावर्स थे, देख रहे हैं बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम एक आइडेंटिटी के फॉर्म में इसे पहचान लिया। तो हम डाल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस y का होल स्क्वायर। तो जब इसे खोलेंगे आप तो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ऐसे ही करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसी फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया बेसिक, तो आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, आपका आंसर आएगा 40। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, बट बेस जो है वो कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया। तो आपका आंसर होगा ए, दैट इज 40। नेक्स्ट इज LSA इज यूज्ड फॉर, व्हाट इज LSA? हमने लास्ट क्लास में ही ये चैप्टर या उससे लास्ट क्लास के एक दिन पहले में हमने किया है ये, जो कि था आपका सॉलिड शेप्स के बारे में, मेंसुरेशन, है ना?
जिसमें हमने सॉलिड शेप्स में पढ़ा था। सॉलिड शेप्स का हम क्या चीजें निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया। सो LSA स्टैंड्स फॉर literal surface area, that is option B. Next question is 1 meter cube is equals to 1 meter cube is equals to how many centimeter? ठीक है, तो आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जब आप उसे सॉल्व करोगे, ठीक है, 100 मीटर के क्यूब को आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 इंटू 100 इंटू 100, तो आपका 6 जीरोस वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें 6 जीरोस है, देखें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ -1 टू द पावर 67। -1 टू द पावर 67, अगर उसका पावर इवन में होता तो साइन क्या होता, चेंज हो जाता है ना, क्योंकि पेयर्स बन जाते हैं इवन नंबर्स में। बट यहाँ पे ऑड नंबर में है, दैट इज 67, तो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस में रहेगा, और 1 को जितने बार आप 1 से मल्टीप्लाई करें वो एज इट इज 1 ही रहेगा। तो पावर ऑड है, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, let's go to the next page. Next question number 49. 3 to the power 0 plus 4 to the power 0 plus 5 to the power 0 and whole to the power 0 is equals to, मैंने परसों ही पढ़ाया है आप लोगों को कि एक्सपोनेंट एंड पावर में कल कि किसी भी जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता था कि किसी भी वेरिएबल का या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है दैट मीन्स इट इज 1। तो 3 का पावर 0 तो 3 क्या हो गया, 1 हो गया। 4 का पावर 0 तो 4 क्या हो गया, 1 हो गया। 5 का पावर 0 दैट इज 1 एंड होल का पावर 0 दैट इज 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताएं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मैंने कल ही पढ़ाया है आप लोगों को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, है ना, कि किसी भी नंबर का अगर पावर जो है वो 0 है तो वो क्या होता है 1। तो 3 1 हो जाएगा, 4 भी 1 हो जाएगा, 5 भी 1 हो जाएगा, तीनों को आप ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में कॉमन ढूंढें, तो एक्स कॉमन ले लिया हमने, बच गया क्या, एक्स प्लस वाई बच गया। अब 8x प्लस 8y में कॉमन ढूंढें तो आपका बच गया क्या, प्लस 8 कॉमन बच गया लास्ट में x प्लस वाई। तो आपके फैक्टर्स आ गए, 2 के बदले 1 ही लिखेंगे। आपके फैक्टर्स हैं x प्लस 8 एंड x प्लस वाई। ठीक है, यही 2 आपके फैक्टर्स होंगे। तो कौन से ऑप्शन में है x प्लस वाई एंड x प्लस 8, देखें बी, ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन बी। नेक्स्ट is question, if the x coordinate of a point is negative then it will lie in the, अगर किसी if the x coordinate of a point is negative, हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। मैंने बोला था ना याद करने आप लोगों को। तो बोल रहा है कि इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव, यहाँ पे सिर्फ एक्स की बात की गई है कि किसी भी कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस है, दैट मींस वाई का कुछ नहीं बोल रहा है, तो वाई को हम पॉजिटिव लेंगे। तो वो कहाँ लाई करेगा, तो कहाँ एक्स आपका क्या है, माइनस है एंड वाई पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सॉरी कहाँ लाई करेगा आपका ये जो है पॉइंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, क्लियर है आप लोगों को, सेकेंड। यस मैम। ओके, हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर करना था, 52 ना, राइट, यस 51 था। क्वेश्चन नंबर 51।
तो मैंने समझा दिया एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो पे है, नेगेटिव पे है सॉरी, और तो y का कुछ नेगेटिव नहीं बोला है, दैट मीन्स हम अज्यूम कर लेंगे कि y क्या है, पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो माइनस एंड प्लस, तो वो कहाँ पे आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो C विल बी द आंसर। Let's go to the next page. Question number 52. 3 upon 7 plus minus 6 upon 11 plus minus 8 upon 22 plus 5 upon 22. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -125 divided by 462. Okay, option A. Next is dash is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. ठीक है, ऐसे दो लाइन सेगमेंट है जो कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सिंपली इसमें सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी डायगोनल। Diagonals is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव सॉरी अपोजिट जो आपका एंगल होता है उसे कनेक्ट करता है, दैट इज डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर। ठीक है, दैट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ये मैंने कल की क्लास में बताया है, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने कल पढ़ा भी था, इसके बारे में कल ही पढ़ा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 55। तो 2√21296 का आपको रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो रूट फाइंड करने का भी मैंने कल ही आपको जो है प्रोसेस बताया था। देयर आर थ्री प्रोसेस। ठीक है, मैंने 3 प्रोसेस बताए थे आपको। कौन कौन से प्रोसेस थे वो? मैंने रूट फाइंड करने का आपको प्रोसेस कल सिखाया था ना, कौन कौन से प्रोसेस थे, नाम बताएं मुझे। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन, वेरी गुड। लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन डिवीजन मेथड मेथड, वेरी गुड। एंड वन इज लास्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जो कि सबसे फर्स्ट मेथड था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा लॉन्ग डिवीजन सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, उसके बाद हमने पढ़ा था लास्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इनसे आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर जो आएगा 55 का वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज 36। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 56 से सोशल साइंस के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस ऑन, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 2 दिसंबर 1984, जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम इज। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, 6-7 के स्टूडेंट भी बता देंगे कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, FIR। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, FIR। सबसे पहले आप किसी भी चीज को देखते हो या किसी के साथ कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, FIR करवाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट बनता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पनिशमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट इन इंडिया। हाँ, द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ये चैप्टर हमने पढ़ा है ना, सिविक्स का चैप्टर था। तो पार्लियामेंट इन इंडिया, इंडिया में जो पार्लियामेंट होगा उसमें क्या क्या होता है, तो द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पहला ही हमारा आंसर मिल गया हमें। ठीक है, द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी नहीं होगा, लोकसभा सिर्फ नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। हमारे पास एक प्रेसिडेंट होता है और 2 काउंसिल होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, उसका अगर फैसला हो गया तो वो फाइनल हो गया। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, क्वेश्चन नंबर 60। डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ मिनिस्टर्स, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ स्पीकर, रूल ऑफ किंग। रूल ऑफ पीपल, आंसर बी। भले रूल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, रूल ऑफ जो है पॉलिटिशियंस होता है, बट मीनिंग जो है वो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। आम जनता का रूल करेगी, आम जनता के हिसाब से देश चलेगा, दैट इज डेमोक्रेसी। बट इंडिया में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं होती।
Anyway, let's go to the next question. Which of the following is not a fundamental right? इनमें से कौन सा fundamental right नहीं है? Right to equality, culture and education right, ये भी मैंने पढ़ाया है. इसका आंसर आप लोग बताएं मुझे. आपने क्या किया है? Right to equality, मैम सी, right to property. मैम Very सी, good. मैम डी राइट टू. नहीं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी एक राइट फंडामेंटल राइट है. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. राइट टू प्रॉपर्टी ये फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. ठीक है, ये बहुत ज्यादा वहां पे क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब बहुत ज्यादा, डेंसली मतलब घना होता है, तो बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन है. व्हाट इज द रीजन? तो पॉपुलेशन होने का रीजन क्या है यहाँ पे पूछ रहा है. टोपोग्राफिकल फेवरेबल, ठीक है, रीजन रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है, एक्सीलेंट क्लाइमेट कंडीशन, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो किसी भी जगह का दुनिया के कहीं भी कोने में आप कहीं पे भी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो क्यों होती है किसी भी शहर में? क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, तो लोग वैसी जगह पे ही रहना चाहेंगे ना जहाँ उनको रोजी रोटी कमाने को मिल रही है. तो ऑब्वियसली इसका आंसर, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको दिमाग लगा के आपको आंसर डी करना था. ठीक है, कि ऑप्शन डी होगा. जहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑब्वियसली वहीं पे ज्यादा भीड़ होती है, लोग वहीं ज्यादा आते हैं. लोग दिल्ली क्यों पढ़ने आते हैं? आप लोगों ने जामिया का फॉर्म क्यों भरा? क्योंकि यहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई की, यहाँ ज्यादा वैल्यू है. और जगह पे ऐसा नहीं है कि अच्छा पढ़ाई की जगह नहीं है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ऐसी बात नहीं है. बट ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? दिल्ली में. दैट्स वाई स्टूडेंट चाहते हैं या पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनके बच्चे जो है वो दिल्ली से पढ़ें. तो जहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ऑब्वियसली आप वहीं पे जाना चाहोगे, वहीं रहना चाहोगे. तो इसीलिए इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियल बेल्ट्स. इंडस्ट्रीज बहुत है वहां पे, और इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज ज्यादा होने की वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन सी कंट्री है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज ब्राजील. वेरी गुड, ब्राजील. ठीक है, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी और टी की कॉफी की जो है वो प्रोडक्शन होता है कॉफी का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? Which of the following is not in favor of conservation of nature? Dispose poly packs after shopping, close the tap immediately after using, switch off the bulb when not in use, या none of the above. क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर none of the above. या और कोई? यस मैम. और कोई बताएं? और किसी को आंसर पता है, या आपने क्या करके आए हैं आप लोग, ये बताइए. पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में ये नहीं है ये चीज. ठीक है, तो किसने? सबने किया है नन ऑफ द अबव. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. सॉरी, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग. ठीक है, मतलब क्यों? डिस्पोज का मतलब क्या होता है? फेंक देना. ठीक है, तो डिस्पोज पॉलीपैक्स, पॉलीथीन जो होता है उसको फेंक दें. शॉपिंग किया और हमने पॉलीथीन फेंक दिया, तो ये आपका एक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर का पार्ट नहीं है. आप ये नहीं कर सकते हो, ये करते हैं लोग, बट यही चीज बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज, ये है. स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, ये भी है. इलेक्ट्रिसिटी आप बचा रहे हो, पानी आप बचा रहे हो. नन ऑफ द अबव इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिस्पोज पॉली, रीयूज यहाँ पे होता तो नहीं होता ये ऑप्शन, नन ऑफ द डी ही होता. बट यहाँ पे डिस्पोज बोल रहा है, डिस्पोज का मतलब फेंक देना. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग. शॉपिंग आपने कर लिया, आपने पॉलीपैक फेंक दिया. तो प्लास्टिक हमारे नेचर के लिए बहुत खतरनाक चीज है. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं समझा था, सॉरी आपने नहीं समझा था, कोई बात नहीं, हो जाता है. नेक्स्ट इज, हम कौन सा क्वेश्चन नंबर देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर था हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर 64 था. 64.
Next is 65. Which is a popular eco-friendly automobile fuel? CNG, LPG, पेट्रोलियम या डीजल? इको फ्रेंडली कौन है बताइए? वेरी गुड, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी जो है वो इको फ्रेंडली है, वो पॉल्यूशन जो है वो नहीं फैलाएगा, सीएनजी से पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज 66. Dash is often called the backbone of the modern industry. Gold, steel, aluminium and iron. आप लोग क्या करके आए हैं इसका? मैम गोल्ड। नो, आयरन। आयरन। अगर आयरन किया है और स्टील किया है तो आपका आंसर सही होगा। बेसिकली ये दोनों को एक ऑप्शन में देना चाहिए था। अगर हम कहीं पे भी पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या स्टील कंपनीज आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील बोथ आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 66। स्टील और आयरन दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा जो है बैकबोन माना जाता है इसलिए क्योंकि स्टील और आयरन का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है। गोल्ड की इंडस्ट्री इतनी नहीं है जितना आपका आयरन और स्टील का है, तो इसीलिए इसको बैकबोन समझा जाता है इंडस्ट्री का। ठीक है, तो बोथ आयरन एंड स्टील आर दी राइट आंसर। नेक्स्ट इज बैंकिंग द इंश्योरेंस आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ primary activity, secondary activity, primary and secondary या tertiary? So option D is the answer, tertiary. Very good. Option D is the answer. Next question is the architect who designed New Delhi walls. कौन से architect ने जो है वो डिजाइन किया था न्यू दिल्ली को? So he is Edward Lutyens. Very good. Option A. ठीक है, नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौसी इम्प्लीमेंटेड। मैंने ये चैप्टर आपको बहुत डिटेल में कराया है कि लॉर्ड डलहौसी ने, वेरी गुड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से? क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से था कि कोई भी अगर राजा जिसकी अपनी जो है वो संतान नहीं है, उसने गोद लिया है, तो वो उसके बच्चे को जो है वो उसका अपना नहीं माना जाएगा, और राजा की डेथ के बाद वो उसकी जो गोद ली हुई संतान है उसे प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, वो ब्रिटिश कंपनी को चली जाएगी, ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनके नाम चली जाएगी। तो ये इम्प्लीमेंट किया था किसने? लॉर्ड डलहौसी ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से यही कहता है कि जिन राजा के जो है बच्चे नहीं थे, जिन्होंने गोद लिया था, उनको उनके वैसे बच्चों को नहीं मिलता। अगर राजा का डेथ हो गया है तो वो सारा जो प्रॉपर्टी है, राजा का जो पूरा साम्राज्य है, वो किसके हवाले हो जाएगा? ब्रिटिशर्स के। ओके, नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान डाइड इन। टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? ये भी हमने पढ़ा है। टीपू सुल्तान की डेथ कौन से वॉर में हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फोर्थ वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड? वेरी गुड, ऑप्शन बी, फोर्थ वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। ईदगाह, खानकाह, गुलफ्रोशन या दरगाह? ईदगाह नहीं होगा, खानकाह नहीं होगा, दरगाह नहीं होगा, गुलफ्रोशन आपका होगा। आप यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते तो आपको ये आंसर समझ आ जाता। ईदगाह हमारा जहाँ नमाज पढ़ी जाती है ना, ईदगाह किसे बोलते हैं? जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है। खानकाह खानकाह किसे कहते हैं? मैम जहाँ सूफी लोगों का होता है और मैम लोग आते रहते हैं। दरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पे मजार वगैरह होता है वो। तो बच गया क्या? गुलफ्रोशन। तो गुल मतलब होता है गुलिस्तान, फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो गुलफ्रोशन ही है आपका फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट डिस्पैच्ड वाज एन एजुकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1856। ठीक है, 1856 में जो है ये एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। नेक्स्ट इज बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन। तो कहाँ शुरू किया था उन्होंने? पटना, कोलकाता, भोपाल। वेरी गुड, ऑप्शन ए, पटना एंड कोलकाता। इतना अच्छा तो एग्जाम किया है आप लोगों का। चले, नेक्स्ट इज केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर्स आर स्टार्टेड इन। लाला लाजपत राय स्टार्टेड बाय, सॉरी, किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर कौन? नहीं, बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। गांधी जी गेव स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग। डू और डाई का जो मतलब करो या मरो, इसका स्लोगन कब दिया था? खिलाफत मूवमेंट में, मैम ऑप्शन चौरी सी। चौरा इंसिडेंट। ऑप्शन सी, वेरी गुड, क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब अब जो है इन्हें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को हमें किसी भी तरह इंडिया से भगाना है। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब इंडिया छोड़ो। तो इसमें इन्होंने कहा था कि अब वो सिचुएशन आ गई है कि या तो करो या मरो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आपका सोशल साइंस का। अब हम आते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। तो यहाँ पे एक जो है वो पूरा पैसेज दिया हुआ था। पैसेज के बेसिस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही थोड़ा टफ था, आई नो। द किंगडम ऑफ बुक्स इज अ वास्ट एज द यूनिवर्स इज। मतलब कि बुक्स का जो किंगडम है, बुक्स का किंगडम मतलब जो लोग बेसिकली रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। मुझे बेसिकली नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छी आदत है ये, अच्छी चीजें होती हैं पढ़ने से, आपको बहुत सारा नॉलेज गेन होता है, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं, याद होते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है। तो बोल रहा है कि किंगडम ऑफ बुक्स का जो पूरा एक किंगडम होता है, मतलब एक राज्य नहीं बोल रहा है, एक अपना माइंड में मतलब आप सोचने को कह रहा है। इज अ वास्ट एंड द यूनिवर्स इज, तो वो यूनिवर्स का एक क्या है? तो मेटाफर, सिमाइल है, पर्सनिफिकेशन है, फिर है एलिटरेशन है। सिंपली इसमें ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दैट इज मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है अ थिंग रिगार्डेड या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग। ठीक है, कि बुक्स जो है वो यूनिवर्स का क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में क्या वही चीजें होती है जो दुनिया में होती है, या दुनिया से कि अगर कोई फिक्शनल स्टोरी भी होती है तो वो एक आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मेटाफोर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द बुक आर यूज्ड फॉर। बुक जो है वो किस लिए यूज होता है? फॉर गेनिंग नॉलेज, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, फॉर गेनिंग यूजफुल आइडिया, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा बताइए? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, हमें बुक्स पढ़ने से नॉलेज भी मिलता है, हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज बुक्स आर रिटन इन डैश द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ द लैंग्वेज, फ्यू All. ऑफ द लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज। वेरी गुड, ऑल, ऑप्शन डी। मतलब कुछ सम ऑफ द लैंग्वेजेस में भी लिखे जाते हैं, फ्यू कुछ गिने चुने लैंग्वेजेस में भी, या मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में भी लिखे जाते हैं। तो ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स आर टेस्टफुली डिस्प्लेड इन। ठीक है, मतलब डिस्प्ले कहाँ पे किया जाता है बुक्स को? होम्स में, शॉप्स में, बुक स्टॉल एंड लाइब्रेरीज में, या स्कूल में? तो इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी। वेरी गुड। डर्थ मीन्स, डी अर्थ, यहाँ पे अर्थ है फिर डी लगा हुआ है, मतलब डर्थ। डर्थ मीन्स क्या होता है? डर्थ का मतलब होता है स्कार्सिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना, ये आपका डर्थ कहलाता है। द कॉम्प्लेक्स ऑफ केयरफुल डिजाइंड स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग is called architecture. Okay. Architect. Next is acrophobia. Acrophobia is a fear of heights. ठीक है, acrophobia कहते हैं जब किसी को ऊंचाई से डर होता है, उससे कहते हैं डर होता है। फिर नेक्स्ट इज anecdote is, anecdote क्या है? Anecdote is a short amusing story. Very good. A short, amusing story. Very nice. Next is the synonym of obligation. Obligation का synonym क्या हो सकता है? Freedom. Order. Option C. ठीक है, order. Okay. ठीक है, the synonym of obligation is C. Order. Next is the synonym of transient. Transient का and synonym क्या हो सकता है? तो ऑप्शन बी, impermanent. Okay. Next is the anonym of durability. ठीक है, तो मोस्टली बच्चों का जो आंसर गलत होता है अगर इंग्लिश वगैरह में, तो इसी में होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो बच्चों को पता नहीं होता और इसी में गलतियां हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो एनोनिम ऑफ पूछ रहा है ड्यूरेबिलिटी। एनोनिम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, ठीक है, और सिनोनिम मतलब सिमिलर। तो एनोनिम ऑफ बोल रहा है ड्यूरेबिलिटी का एनोनिम क्या होगा? तो ड्यूरेबिलिटी का एनोनिम होगा आपका परमानेंस। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब कुछ टाइम के लिए, तो परमानेंस मतलब परमानेंटली। ठीक है, ऑप्शन
Next is, एक second. Okay. Screen visible है सबको? Okay. तो हमने जो है आंसर्स किए, पहला किया द सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेशन इज ऑर्डर, ऑप्शन सी. द सिनोनिम ऑफ ट्रांसिएंट इज इम्परमानेंट, ऑप्शन बी. द एनोनिम ऑफ ड्यूरेबिलिटी इज ऑप्शन बी, परमानेंस. नेक्स्ट इज द एनोनिम ऑफ ऑब्सीन. ठीक है, ऑब्सीन का जो है एनोनिम उल्टा क्या होगा? तो ऑप्शन ए, डिसेंट. ओके. नेक्स्ट इज द ही लॉस्ट द मैच डैश ईयर लेटर. ठीक है, यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है ए एंड द. ही लॉस्ट द मैच डैश ईयर लेटर. तो क्या हो सकता है? ए बी. एनीवन? मैम बी. ही लॉस्ट द मैच, he lost the match a year later, the year later, an year later. None of these होगा. ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा. he lost the match, sorry, 1 year later. यहाँ पे numbers होते 5 6 7. ठीक है, a year later भी नहीं होगा, यहाँ पे none of the above होगा. ठीक है. Next is, okay, let's go to the next page. Next question is, she does not like to play dash football. She does not like to play and football, a football, the football, for football. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर गेम का नाम आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? the. ऑप्शन सी. she does not like to play the football. We all have been affected by dash current COVID-19 pandemic. The. Very good. That, एक second. We all have that been affected by dash current COVID-19 pandemic. तो यहाँ पे the होगा. Very good. Next is, the doctor has given him dash piece of advice. The, an या from. A B. क्या होगा? The doctor has given him a piece of advice. Very good. Next is a piece of advice. A. ठीक है. Next question is, he distributed the chocolate dash to girls. Between two girls, in between two girls, among two girls या four? Among two girls. Among two girls. Between हम यूज करते हैं जब हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो between यूज करते हैं. among यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बांट रहे हैं दो लड़कियों के बीच में, तो among will be used here. He distributed the chocolates among two girls. Okay. Next is, he has been sleeping dash o'clock. Since 5 o'clock, from 5 o'clock, about or at? Since 5 o'clock. Very good. Next is, dash the rain, we went out. In case of the rain, instead of rain, in spite of rain या by means of rain? मैम बी होगा. Instead of the rain, we went out. Instead, in spite of. Yes, ma'am. Option C. Okay, and C होगा. Okay, अजान हो रही है. Let's go to the next page. 95. Anu said that she had talked to him after lunch. Which option is correct? Tell me. A. Question 95. A. ए नहीं होगा. ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेज कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में. सेड यूज होता है पास्ट टेंस में. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ओके. Anu said, I talked to him after lunch. Next is, the minister ordered the lockdown will the situation in order to control. Into indirect speech करना है. इसको बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? मैम बी होगा. Question number 96. 96 का बी होगा. The minister ordered that the lockdown would continue until this under control. Next question is, speak English or speak the world. तो कौन सा? 97.
मैम सी। Option B. We should in all over the world. Next page. This is the last page of our 99. Dinner will be 8 o'clock by her. Dinner will be served o'clock by her. 8 o'clock. कौन सा ऑप्शन सही होगा? Dinner at 8 o'clock. They will serve dinner at 8 o'clock या she will serve dinner. She would serve dinner मैम सी होगा। at 8 o'clock. मैम सी। Option C. She will serve dinner at 8 o'clock. Option the right answer. She will that serve. क्या वो सर्व करेगी? तो यहाँ पे she will होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा। सर्व डिनर एट 8 o'clock नहीं होगा। सर्विंग सर्व करने वाली है 8 बजे डिनर सर्व करेगी। नेक्स्ट इज शी डिड नॉट लीव मेनी इयर्स इन लंडन। अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर्मेटिव सेंटेंस है। अब है आपको मैंने पढ़ाया 99 का, बताएं आप क्या किया है में? She lived for a short period in London. She lived only a few years in lived. She had a while in London. Yeah, she had been for a while. मैम ए। Option C. She has lived in. ठीक है, लंदन में जो है वो थोड़े दिनों के लिए रही, या फिर सी होगा टाइम के लिए। Will be the right answer. Next is when coffee inventor in interrogative and sentence. Interrogative and question मारा है, में हम चेंज करते हैं तो क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव? कौन सा होगा? What does John love to have in winters? मैम Love डी होगा। coffee in winter? Does John love to have coffee? ठीक है, ऑप्शन डी। कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन गलत इंग्लिश का, बाकी स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं रहते। चलो, दैट मीन्स है वो एग्जाम लगभग अच्छा ही गया है, कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं। यस मैम। So this is the complete of answer question 9th entrance exam of Jamia Millia Islam B. Okay then.